है कि हमारा अध्यापक के क्या कर्तव्य होते हैं। आरटीआई में बहुत क्लेरिफाई में लिखा है कि एक अध्यापक जो है उसको पहली बात तो रेगुलर स्कूल आना चाहिए, उसकी नियमितता होनी चाहिए और समय के प्रति पाबंद होना चाहिए। दूसरा, उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को पहचान कर सके, मतलब कि कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा बच्चा स्ट्रांग है, और उसके बिहाफ पे उनको उचित जो है वो प्रशिक्षण प्रदान कर सके। बच्चों की आवश्यकता और उनकी योग्यताओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बच्चों में क्रिएटिविटी उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। उनको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए और उनका पोषण करना चाहिए, ठीक। उसके अलावा टाइम टू टाइम जो है अभिभावकों को मोटिवेट करना चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई भी छोटे बच्चे हैं तो जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अभियान चल रहा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेके आइए। आपके घर में कोई छोटे इसके भाई बहन हो तो आप उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाइए, पंजीयन करवाइए, ठीक। और बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि क्लास 8th तक तो बिल्कुल आपको अपनी एजुकेशन किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं करनी है, ठीक। टाइम रहते ही जो भी करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपकी क्लास में कोई भी स्पेशल चाइल्ड है तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी बच्चों की बेसिक नीड्स है उसको ज़रूर फुलफिल करना चाहिए, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कोऑर्डिनेशन ज़रूर स्थापित करना चाहिए। ये सब किसका कर्तव्य है? टीचर का कर्तव्य। और किसमें बताया गया है? राइट टू एजुकेशन एक्ट में बताया गया। इसके अलावा जो भी स्कूल है उसको टाइम टू टाइम अपने मैनेजमेंट में ध्यान देना चाहिए, उसमें कुछ संशोधन करके फिर से कुछ नई नीतियों का पालन करना चाहिए, ठीक है। और आपको एज अ टीचर जो भी आपके पास सीमित साधन है उसका इतना अच्छे से यूज़ करिए कि हर बच्चे को जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो समझ में और वो स्कूल में आने के लिए मोटिवेट हो, ठीक। और आपको कैसे काम करना है? ऐसा पद प्रदर्शक के रूप में कार्य करना है, कर्ता के रूप में कार्य करना है, ठीक। अब वही क्वेश्चन है कि मतलब आपको बताने कि एज अ अध्यापक आपके क्या क्या कर्तव्य हैं जो कि आरटीआई में बताया गया है, उसको आपको खुद से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन की, मतलब विद्यालय को कैसे अपना मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि विद्यालय का जो मेन काम है वो मैनेजमेंट करना। अगर वो ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा तो जो भी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है ना तो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा और ना ही उसके गोल को अचीव कर पाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और आरटीआई में ये भी बताया गया है कि किसी भी ऐसे विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाएगी जिसमें प्रभावी रूप से शिक्षा प्रदान करने संबंधी मानक या मानदंड पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। और विद्यालय में जो बेसिक शैक्षिक सुविधाएं हैं वो जरूर होनी चाहिए। माँ को बच्चे का प्रथम शिक्षक कहा जाता है, इसीलिए हर एक स्कूल में कम से कम जो मैनेजमेंट कमेटी जो है उसमें 50% महिलाएं होना अनिवार्य है। इसमें से कुछ जो है वो पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा क्या क्या समिति में कुछ कार्य संपादित किए जाएंगे? पहला तो विद्यालय का जो कार्य संचालन है उसको मॉनिटर करना, उसमें योजनाएं तैयार करना, टाइम टू टाइम उसे मतलब संशोधन करके उसे अनुशासित करवाना, ठीक है। और अनुदान राशि वगैरह प्रोवाइड करना। इसके बाद है कि जो भी 2009 के लक्ष्य है उसकी प्राप्ति बिल्कुल मिशनरी की तरह की जाए, ठीक है। और विद्यालय में रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा तक बिल्कुल पूरा 100% होना चाहिए। ये प्रबंधन समिति का दायित्व है, ठीक है। और प्रबंधन समिति को समय समय पे जाके देखना चाहिए कि कहीं कोई व्यवस्था पे अनियमितता तो नहीं चल रही है, कोई बच्चा ड्रॉप आउट करके तो नहीं जा रहा है। इन सब बातों को विद्यालय समिति का समय समय पे आकलन करना चाहिए और उसको मतलब विद्यालय समिति को जो भी पेरेंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना चाहिए कि आप किसी भी कीमत पर बच्चों का स्कूल जो है वो ब्रेक मत करवाइए, ठीक है। अपने बच्चों को शिक्षित करवाइए क्योंकि सरकार का कार्यक्रम चल रहा है तो आपको निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपका बच्चा जो है वो जीविकोपार्जन स्वयं कर सकता है, उसको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो प्रबंधन समिति को समय समय पर इन सब चीजों की जांच करनी रहती है, ठीक। पाठ्य चर्चा तथा मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यताएं, मतलब कि करिकुलम और इवैल्यूएशन संबंधी क्या क्या चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। पहली बात तो इसमें बताया गया है कि आप जो भी करिकुलम बनाएं वो बिल्कुल चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, मतलब बच्चों को केंद्र में रखकर बनाना चाहिए और ऐसा बनाना चाहिए जो बच्चों के वास्तविक जीवन मतलब दैनिक जीवन से जुड़ा हो। इसके अलावा करिकुलम समावेशी होना चाहिए जिसमें आपका सामान्य बच्चा भी सीखे और जो विशेष आवश्यकता प्राप्त बच्चा है वो भी सीखे, जिससे दोनों की पूर्ति हो। एक कक्षा के अंदर दोनों ही बालक या बालिकाएं जो है वो शिक्षा को ग्रहण कर सके, ठीक है। और पाठ्य चर्चा का जो निर्माण है वो बिल्कुल आरटीआई एक्ट के तहत ही होना चाहिए। उसमें जो जो पॉइंट्स बेसिक लिए गए वो सब कुछ करिकुलम में शामिल होने चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चों में ज्ञान बढ़ेगा, बच्चों की क्षमता का विकास होगा और जो बच्चों की प्रतिभा है वो खुल के सामने आएगी, ठीक। पाठ्य चर्चा में तो को करिकुलम एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए जिसमें बच्चा की कुछ खेलकूद प्रतियोगिता हो, कुछ क्रीड़ा प्रतियोगिता हो, ठीक है। बच्चा अपने मतलब कंपटीशन के अपने जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ कुछ वाद विवाद करे, उनको विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करने चाहिए, उनको ज़्यादा क्रियाकलाप में शामिल करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बेसिकली बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर ना फोकस करके अदर चीज़ों पर मतलब उनकी वास्तविक जीवन से उन्हें कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और प्रारंभिक स्तर पर मतलब प्रारंभिक शिक्षा में कोई भी बाह्य परीक्षा नहीं होनी चाहिए। बच्चे को अगली कक्षा में मतलब आप ऐसे ही पास कर दीजिए, ऐसे ही प्रमोट कर दीजिए।
लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इवैल्यूएशन ना करिए, आप मूल्यांकन में उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति आपको बहुत ध्यान देना होगा। मतलब भले परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन जो एजुकेशन का लेवल है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने नेक्स्ट क्लास में उसे प्रमोट कर दिया बगैर किसी एग्जाम के, लेकिन जो एजुकेशन का आपका लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए। एज अ टीचर आपको पूरा ज्ञान उस क्लास तक जितना होना चाहिए वो बच्चों के अंदर देना है, उनका विकास करना है, उनका शारीरिक, मानसिक, संवैगिक वो चीज़ों को समझने लगे, अपने जो ज्ञान है उसको वास्तविक जीवन से कनेक्ट करने लगे। इन सभी बातों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है, जिससे बच्चे का समग्र और संपूर्ण विकास हो, उसकी ज्ञान बढ़े, उसकी क्षमता बढ़े, उसकी प्रतिभा बढ़े। ठीक है, और उसमें विभिन्न प्रकार के कौशल जो है वो डेवलप हो, जिससे बच्चे का सकारात्मक विकास हो। तो भले परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन अदर एस्पेक्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट बताते हैं आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बेसिकली 8 नियम है जिसको आपको फॉलो करना है। पहले तो ये 4 अगस्त 2009 में बना, बट लागू 1 अप्रैल 2010 में किया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसमें 8 भाग हैं। कौन कौन से 8 भाग है, उसमें क्या क्या बताया गया। पहला तो चीज़ ये बता रही है कि जो भी विशेष आवश्यकता प्राप्त वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से प्रावधान और विधियां बनाई जाएं, ठीक है, ताकि उनके अधिगम स्तर को और बढ़ाया जा सके। ठीक, दूसरा बता रहे हैं कि जो आपके आसपास के विद्यालय उनकी भौतिक सीमाओं का ध्यान रखा जाए। तीसरा, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार है वो अपने अपने कर्तव्य को जाने कि उनको विद्यालय की उन्नति कैसे करनी है, यातायात की सुविधाओं का कैसे ध्यान रखना है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, आवासीय सुविधाएं बच्चों को क्या क्या देनी है, जो भी विशेष या फिर आवश्यकता प्राप्त वाले बच्चे हैं उनको किस प्रकार से सहायता करनी है जिससे वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो पूर्ण कर सके और किसी भी स्थिति में विद्यालय से ड्रॉप आउट ना हो। ठीक, नेक्स्ट है कि स्थलीय अधिकारी जो है उनको समय समय पर जाके बच्चों के रिकॉर्ड की जानकारी रखनी है, उनका पूरा पूरा विवरण प्राप्त करना है। समाज का जो भी कमजोर वर्ग है या जो भी वंचित वर्ग है, ठीक है, उन बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में पंजीयन हो, रजिस्ट्रेशन हो। ये किसका लायबिलिटी है, ये टीचर की लायबिलिटी और ये स्कूल की लायबिलिटी है। ये कौन ध्यान रखता है, यही आरटीआई एक्ट, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया। प्रत्येक बच्चे को मतलब अपेक्षित आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज मिले, मतलब उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका वो डॉक्यूमेंट जब बनवानी चाहे तो उसको बगैर किसी ज़्यादा मतलब भेदभाव के या बहुत ज़्यादा परेशानी के उसको उसका बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाए। इसके अलावा विद्यालय जो है वो समय समय पे एक विद्यालय प्रबंधन समिति बनाए, ये बहुत मैंडेटरी है, और समिति जो है वो विद्यालय की समस्त गतिविधियों का क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। इसके अलावा टीचर से रिलेटेड जो भी उसकी एलिजिबिलिटी होती है, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन होती है, वो सारे पैरामीटर्स को ठीक से जांचा जाए और तब उसे एज अ टीचर अपॉइंट किया जाए। ठीक, बस यही है। प्रारंभिक भाग में फिर से अगेन यही बता रहे हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए अब ज़रूरी है। ठीक, और ये क्या है, ये हर एक बच्चे का अधिकार है, मतलब शिक्षा को प्राप्त करना हर एक बच्चे का अधिकार है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। ठीक, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चे आते हैं। ठीक, इसके अलावा समय समय पर व्यापक और सतत मूल्यांकन भी आवश्यक है, जिससे बच्चों की प्रगति का पता चलेगा और पूरा पूरा उनका रिकॉर्ड रहेगा। अगेन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों के क्या अधिकार हैं। तो पहला तो अगर मान लीजिए विशेष प्रशिक्षण में बता रहे हैं कि अगर जैसे कोई बच्चा है उसका एडमिशन जो है वो बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि नॉर्मली जो हमारा सेशन है वो मार्च तक हर हालत में कंप्लीट हो जाता है, अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए दिसंबर में आ रहा है, आपको पता है कि मार्च तक सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल या फिर एज अ स्कूल मैनेजमेंट आप केवल उस बच्चे को इस बिहाफ पर एडमिशन लेने से नहीं मना कर सकते, नहीं आप तो इसका सेशन कंप्लीट होने वाला है अब अप्रैल में आएगा, जी नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि एज अ टीचर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस बच्चे का एडमिशन जैसे ही हो जाए उसको 1 से 2 महीने के अंदर जितना उसका प्रीवियस है वो सारा बच्चे को आप बेसिक चीज़ें सिखा दीजिए, प्लस क्लास के अदर बच्चों से उसका कोऑर्डिनेशन करवाइए। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं या आप उसका एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो चाहे आप टीचर हो, स्कूल के मैनेजमेंट हो या फिर प्रिंसिपल हो, आपके खिलाफ जो भी शासन के अधीन जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक, अब राज्य सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ कुछ कर्तव्य। तो पहला तो उसका यही है कि वो ठीक से पूंजी का प्रावधान करे, उसको अच्छे से खर्च करे शिक्षा पे। दूसरा, वो उसकी लायबिलिटी है कि वो आरटीआई एक्ट को लागू करवाए। तीसरा, जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही दायित्व है, तो उस अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। फिर अध्यापकों को प्रशिक्षण संबंधी जो भी उसकी बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाएं। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश हाजिरी तथा उसे पूर्ण करना सुनिश्चित करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों का पंजीयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी स्कूल है उनमें अच्छी गुणवत्ता प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, और जो बेसिक नीड है बच्चों की वो क्या उस स्कूल में फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब राज्य सरकार के कर्तव्य है। इसके अलावा सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को भेदभाव दिया जाए या ये बच्चा विशेष आवश्यकता प्राप्त है तो आप उसे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने से मना कर सको, ये सब ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि सब बच्चे का अधिकार है शिक्षा को प्राप्त करना। ठीक, अब स्थानीय अधिकारी को क्या क्या करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट बता रहे हैं कि क्लास 1 से क्लास 5 तक स्थानीय अधिकारी को क्या क्या देखना चाहिए, बता रहे हैं कि मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइमरी स्कूल जो है वो वहाँ पे खोले जो कि विद्यार्थियों के घर से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे हो। इससे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक,
ये काम है। दूसरा बता रहे हैं कि अगर 6 से 8 तक का स्कूल है तो वो विद्यार्थियों के घर से अधिक 3 किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। इससे ज़्यादा आपका जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो नहीं होगा। मतलब इसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर होगा, प्राइमरी का 1 किलोमीटर होगा। ठीक, इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने अपने स्तर पे मतलब लड़कियों के लिए कुछ यात्रा पास वगैरह उसकी फ्री सुविधा कर सकती है, या यात्रा पास के कुछ मिनिमम चार्जेस करके कर सकती है, या फिर कुछ राज्य जो हैं वो गर्ल्स को निःशुल्क साइकिल वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का अपनी मतलब उत्तरदायित्व, अपना लाइबिलिटी है कि वो अपने अपने लेवल पे क्या करे, जिससे इसका करने का पर्पज़ ये है कि हर लड़की शिक्षित हो, चाहे वो गरीब की हो चाहे वो अमीर की हो। क्योंकि आपको पता है जैसे स्पेशली लड़के तो फिर भी मतलब एडमिशन हो जाता है, लेकिन लड़कियों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बता दिया जाता है उनके माता पिता, अगर घर इतनी दूर है बेटिया कैसे जाएगी। तो इसके लिए चूंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाने हैं और बच्चे को शिक्षित करना है, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे चाहे तो लड़कियों के लिए कुछ अलग से कार्यक्रम या कुछ अलग से सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। ठीक, रिकॉर्डों का रखरखाव मतलब जो भी बच्चा पढ़ रहा है, कितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट किया, ठीक है, या फिर कितने बच्चे मतलब पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में फेल हो गए। क्योंकि अब तो एग्जाम कंप्लीट मतलब एग्जाम का जो एक बेसिकली पैटर्न उसको हटा दिया गया है कि मतलब अब प्राइमरी स्कूल पे, प्राइमरी लेवल पे आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। बच्चा ने पूरे साल में क्या किया, कितना एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, कितनी उसकी अटेंडेंस है, बेसिकली इसका पूरा रिकॉर्ड बच्चे के जन्म, बच्चे के प्रवेश की तिथि से लेके अंतिम तिथि तक पूरा रिकॉर्ड जो है वो स्कूलों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ, स्थानीय अधिकारियों को क्षेत्र की सभी बच्चों का जन्म से लेके 14 साल वर्ष तक का ठीक बिल्कुल रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है। वो प्रत्येक घर का सर्वेक्षण करेगी, जा जाके देखेगी कि आपके घर में कितने बच्चे, क्या वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो क्या क्या रीज़न है, कौन बच्चा जाता है, ठीक, और क्या आप इसकी स्कूल कब तक पूरा आपको मतलब पढ़ाना है, क्या बीच में ब्रेक करवाने का प्रोग्राम है, आप यहाँ परमानेंट रहते हैं या फिर आप मतलब ऐसे ही टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं। तो पूरी डिटेल होनी चाहिए, ताकि कल को अगर गवर्नमेंट मांगे कि क्या रीज़न है बच्चे इतना ड्रॉप आउट करे, क्या रीज़न है लड़कियां इतना एडमिशन नहीं ले रही, क्या रीज़न है कि मतलब जो रजिस्ट्रेशन है, जो नामांकन है वो इतना कम हो रहा है, तो जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहे। ठीक, और मतलब अगर किसी भी प्रकार के बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय अधिकारी को दे दी जाए। तो स्थानीय अधिकारी समय समय पर जाके माता पिता से मतलब बातचीत कर दे, वार्तालाप करे, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण नंबर भी प्रोवाइड करे कि अगर कुछ आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके यहाँ पे आके आप इसकी सूचना दीजिए। ठीक है, और समय समय पे देखना है कि बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उन्हें किसी भी प्रकार की विद्यालय में उत्पीड़ना तो नहीं दी जा रही है, उनका शोषण तो नहीं किया जा रहा है, या किसी भी प्रकार से विद्यालय में उन्हें प्रवेश देने से मना तो नहीं किया जा रहा है। इन सभी बातों की जांच करना स्थानीय अधिकारी की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करना, ये सब किसका है, स्थानीय अधिकारी की जानकारी मतलब जिम्मेदारी है कि बच्चों की क्या क्या बेसिक नीड है, क्या वो बेसिक नीड उस स्कूल में फुलफिल हो रही है, वहाँ के टीचर्स अपना कर्तव्य अच्छे से वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बेसिकली सभी कार्यक्रमों की, इन सभी एक्टिविटी की जांच करना, उनको मॉनिटर करना स्थानीय अधिकारी का उत्तरदायित्व है। इसके अलावा स्थानीय अधिकारी को समय समय पर मिड डे मील जो व्यवस्था है उसको भी मॉनिटर करना चाहिए कि मिड डे मील बच्चों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसमें जो खाने की क्वालिटी है वो ठीक है या नहीं, मिड डे मील स्कूल में बन रहा है कि बाहर से आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बच्चे को रोज मिल रहा है या डे वाइज जितना मतलब खाना एक बच्चे को मिलना चाहिए वो पूरा प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब का रिकॉर्ड करना स्थानीय अधिकारी की जानकारी होती है और उसकी जिम्मेदारी भी होती है। ठीक, फिर विद्यालयों तथा अधिकारियों के कर्तव्य, सिंपल सी बात है, सबसे पहला विद्यालय अध्यापक का यही कर्तव्य है कि वो अब जो भी कार्य करे वो बच्चों के हितों को ध्यान में रखे, निजी लाभ के लिए उसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य उसको करना चाहिए वो शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत करना चाहिए, ताकि बच्चे का विकास हो, संपूर्ण विकास हो, और जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो जन जन तक पहुंचे, हर बच्चा शिक्षित हो। ठीक है, विद्यालय का ये उत्तरदायित्व भी है वो अपना कार्य निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से करे, केवल अपने निजी स्वार्थ को महत्वपूर्ण ना समझे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों की योग्यताओं की पहचान करना, उन्हें विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करना, उनका विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश करवाना, ठीक है, उन्हें उनकी योग्यताओं से परिचय करवाना और उनका सर्वांगीण विकास करना, ये सब विद्यालय और अध्यापक दोनों का ही कर्तव्य है। विद्यालय प्रबंधन समिति इसमें बता रहे हैं कि इसमें कुछ पेरेंट्स भी शामिल होते हैं, कुछ टीचर्स भी होते हैं, कुछ अधिकारी जन भी होते हैं। ठीक है, अब इसके क्या क्या कर्तव्य हैं, तो पहला तो जो विद्यालय प्रबंधन समिति है वो सुनिश्चित करती है कि अध्यापक जो है वो ऐसा तो नहीं है कि पूरा टाइम केवल गैर शैक्षिक कार्य ही कर रहा है, मतलब वो पढ़ाने से ज़्यादा गैर शैक्षिक कार्य कर रहा है, इस बात की समय समय पर जांच करना। ठीक, अध्यापकों से ऐसी उपेक्षा की जाती है कि वो एक ऐसी फाइल बनाए जिसमें बच्चे का पूरा रिकॉर्ड हो, मतलब जब से उसने एडमिशन लिया और जब तक वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं कर दिया जाता तब तक पूरी एक माइन्यूट से डिटेल टीचर के पास होनी चाहिए। ये कौन करता है, ये विद्यालय प्रबंधन समिति समय समय पर इसका निरीक्षण करती है, इसको मॉनिटर करती है। इसके अलावा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित होते हैं या नहीं होते हैं, पाठ्य चर्चा ठीक से पढ़ाई जा रही है कि नहीं पढ़ाई जा रही है, बच्चों को प्रशिक्षण ठीक से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उनके वास्तविक जीवन से उनको जोड़ा जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन सभी बातों की जो जांच है वो विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। ठीक,
इसके अलावा अध्यापकों की अर्हताएं या योग्यताएं, मतलब अध्यापकों की अर्हताएं के लिए बताया जा रहा है कि को मतलब जो भी अगर आपको एज अ टीचर प्राइमरी स्कूल में मतलब अपॉइंट होना है, तो जो भी एक बेसिक नीड है वो तो कम से कम टीचर के फुलफिल होने चाहिए। मतलब उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसको एक मतलब डिप्लोमा डिग्री उसके पास होना चाहिए, ताकि वो उसको बच्चे के व्यवहार का, बच्चे की गतिविधियों का, बच्चे का पहचान हो सके और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो बच्चों को डील कर सके। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आके पढ़ाने लगे, क्योंकि पहली बात तो उसमें पेशेंस नहीं होगा, क्योंकि जो एक कोर्स करके आया उसको पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, उसके अंदर धैर्य भी होता है, उसके अंदर खुद का अनुशासन होता है, उसके अंदर बच्चों को डील करने की कैपेसिटी होती है। तो इसीलिए जो भी एक बेसिक योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, वो कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत आप इसमें ढील दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फिर भी मैंडेटरी है वो तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। ठीक, देन इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब यही है कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, तो बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अपने लेवल पे हर एक स्टेट जो है वो कुछ कमेटियां भी बना रहे हैं, कुछ समितियां भी बना रहे हैं, जिससे बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हो, मतलब जिससे किसी भी प्रकार बच्चे का शोषण ना हो, बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो। अब अधिकारों के प्रकार बता रहे हैं कि 2 प्रकार के अधिकार दिए गए। एक तो वो दिए गए हैं जो बच्चों को कानून के अंतर्गत स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में समर्थन करता है, और दूसरा वो जिनका उद्देश्य बच्चों को उन पर किए जाने वाले अपराधों की क्षति से बचाना। मतलब पहला तो वो बता रहे हैं कि मतलब कि बच्चे को कैसे कैसे कार्य करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिसपे बच्चा अपने राइट के लिए जाके मतलब कानून के अंतर्गत जाके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। दूसरा कि अगर बच्चे का अपराध या उनका शोषण हो रहा है तो वो कैसे क्या कर सकता है। ठीक, इसमें बताया गया कि बच्चों के जीवन स्तर से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए हैं। उनका स्वस्थ होना चाहिए, उनको शिक्षा किस प्रकार की प्रोवाइड होनी चाहिए, उनका मनोरंजन का भी उन्हें अधिकार, उन्हें खेल का भी अधिकार, उन्हें एक संतुलित आहार मिलने का भी अधिकार है, उन्हें विद्यालय में प्रवेश पाने की भी पूरी छूट है, और ये भी उनको एक अधिकार ही मिला है। सुरक्षा का भी उनको अधिकार दिया गया, वो भागीदारी का भी अधिकार है। ठीक, मतलब बच्चा किसी भी सामुदायिक कार्यक्रम में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। यही सब पूरा डिटेल में इनके अधिकार बताए गए। ठीक, और बता रहे हैं कि कुछ बच्चों के विकसित होने में कुछ अदर अधिकार भी दिए गए, कि वाणी की स्वतंत्रता, बच्चा चाहे तो मतलब अपने भावों को, अपने विचारों को पूरा अभिव्यक्त कर सकता है। बहुत ज़्यादा टीचर का या फिर स्कूल का उसमें रोक टोक नहीं होना चाहिए। एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बच्चा भय से मुक्त हो और अपनी चीज़ों को टीचर के सामने, विद्यालय के सामने एक्सप्रेस कर सके। उसे उसके निर्णय की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि किस विषय में वो पढ़ना चाह रहा है, क्या नहीं पढ़ना चाह रहा है। ठीक है, और अपने शरीर पर स्वामित्व की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें इसमें बच्चे के अधिकार से संबंधित है। यही इसके अधिकार के प्रावधान बनाए गए हैं, जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर उसका संशोधन करके जितने भी कार्यक्रम है उसको क्रियान्वित करती है। ठीक है, और समय समय पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विद्यालयों को कुछ अनुदान भी प्रदान करती है। ठीक, और टाइम टू टाइम ये अनुदान कभी बढ़ सकते हैं, कभी घट सकते हैं। और बता रहे हैं फिर से वही कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का निःशुल्क और जो शिक्षा का अधिकार है वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों का ही सामूहिक दायित्व है, किसी एक का नहीं है। ठीक, और ये इसलिए किया गया है ताकि हर एक बच्चा शिक्षित हो और अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर सके। ठीक, और वही चीज़ है कि मतलब इसका उद्देश्य ये भी है कि बच्चों से किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, उनको मूलभूत शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक है, उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिले, उनके साथ समानता का अधिकार हो, उनको एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे बच्चा भय रहित होकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सके। ठीक है, जिससे विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो और हर बच्चा जो है वो पढ़े और शिक्षा जन जन तक पहुँचे। और बेसिकली इसका उद्देश्य ये भी है कि बच्चे को जो प्रारंभिक शिक्षा है वो केवल प्रारंभिक शिक्षा ऐसे नाम के लिए ना मिले, बल्कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ठीक है, और ये सब किसकी लायबिलिटी है? ये सब टीचर की लायबिलिटी है, विद्यालय की लायबिलिटी है, स्कूल कमेटी की लायबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। हर एक मतलब जो भी कमेटी बनी है उसको अपने अपने लेवल पे इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी अध्यापकों का प्रशिक्षण है उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए कि जो भी अध्यापक आए वो प्रशिक्षित आए, ऐसे ही कोई ना पढ़ाने चला है। ठीक, ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कल से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। सारांश देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को क्यों उपलब्ध करवाना चाहिए। इसका मेन यही है कि जन जन तक शिक्षा पहुंचे, हर बच्चा जो है वो शिक्षित हो। भारत के संविधान आर्टिकल 45 में बहुत क्लियर लिखा गया है कि 6 से लेकर 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो आंगनबाड़ी वाला कार्य है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर करे। 86वां संविधान संशोधन में भी यही सेम चीज़ बताई गई है। इसमें बताया गया है कि बच्चे को उसके मूल अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। आर्टिकल 21 से 46वां संविधान संशोधन है उसमें आर्टिकल 21 से जोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद बता रहे हैं कि कुछ अदर जो हैं आरटीआई एक्ट आपका लाया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक, फिर बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 1959 में बच्चों के अधिकारों की घोषणा की थी कि बच्चों के क्या क्या अधिकार होंगे, जिसमें जिंदा रहने का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, पोषण का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, दुरुपयोग से उपेक्षा का अधिकार, शोषण का अधिकार, ये सब संयुक्त राष्ट्र
ये सब संयुक्त राष्ट्र ने 1959 में बताया था। इसी के बिहाफ पे हमारा जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो भारतीय संसद ने पारित कर दिया और इसे एक ऐतिहासिक अधिनियम बना दिया, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहा जाता है। ठीक है, और इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान का विस्तार अध्ययन हम लोगों ने पूरे इस यूनिट में किया है, क्या क्या बताया गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।